आइए, आज हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा आयोजित एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के इतिहास विषय के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हैं। और यह जो 2023 की परीक्षा है, जो 2023 के प्रश्न पत्र है, वह काफ़ी स्टैंडर्ड है। यह आपके लिए इंडिकेटर के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि अगर आप यहाँ पर जो है वह 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। अगर 40 में अगर आप 40 प्रश्न के उत्तर देते हैं, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। और अगर जितनी आपकी कम आ रही है, 40 में जितने आप गलत कर रहे हैं, उतना आपको अपने तैयारी में सुधार करने की आवश्यकता है। अब एक बार रिक्वेस्ट होगा कि आप 2023 के प्रश्न पत्रों को ज़रूर से सॉल्व करने का प्रयास करें। काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है हड़प्पा। पहला जो प्रश्न है वह है हड़प्पा। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? सिंधु, सतलज, रावी या सरस्वती? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा, इसका सही आंसर होगा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन-सा हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? या यहाँ से हर साल, इस साल भी एक प्रश्न पूछा जाएगा और ये आपका टेबल दिया हुआ है। इस टेबल से लगभग-लगभग आपके एक प्रश्न कन्फर्म है, आपके इस बार पूछे जाएँगे। तो हड़प्पा अगर हम लोग देखते हैं, किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? वह है दयाराम साहनी। और सबसे पहला जो है इसकी उत्खनन 1921 में हुई थी। सबसे पहला उत्खनन होने के कारण ही इस स्थल को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा जो प्रमुख स्थल है वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक तात्पर्य होता है मृतकों का टीला। और यह जो है वह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इनके जो उत्खनन करता है वह राखलदास बनर्जी हैं। और 1922 में जो है वह मोहनजोदड़ो का उत्खनन का कार्य होता है। लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और इसके जो उत्खनन करता है वह है एस.आर. राव। एस.आर. राव, बहुत भारी भरकम नाम है। नाम पूरा कन्फर्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एस.आर. राव से काम चल जाएगा। ऐसे इनका पूरा नाम है संपूर्णानंद रामानुजम राव। नाम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस केवल एस.आर. राव से काम चल जाएगा। तो हम लोग देख ले रहे हैं लोथल भगवा नदी के किनारे है। इसके जो है एस.आर. राव, वह उत्खनन करता है और 1954 में इसका उत्खनन का कार्य होता है। कालीबंगा, महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और यह घग्गर नदी के किनारे है। इनके जो हैं वह बीबी लाल 1961 ईस्वी में उत्खनन का कार्य होता है यहाँ पर। बनवली या बनावली, बनावली सरस्वती नदी के किनारे है। और एस.आर. बिष्ट इसके उत्खनन करता है। 1974 में इसकी जो है वह उत्खनन की कार्य होती है। यहाँ से आपको एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो आप लोग लगभग थोड़ा-सा इसको देख लीजिए। और भी अगर डिटेल से आपको चाहिए, आप सिंधु घाटी सभ्यता या ईंटे मन की अस्थियाँ जो है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं, वह है दूसरा प्रश्न है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनल, जिसका अभी नया नाम हो गया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यह किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नवगोथिक शैली, नवशास्त्रीय शैली, इंडो-सार्वजनिक शैली या इनमें से कोई नहीं? हम पहले ही बोले हैं कि 2023 का जो जैक के द्वारा इंटरमीडिएट में जो प्रश्न पूछा गया है, वह काफ़ी स्टैंडर्ड है। एक-एक बहुत अच्छा तरीका से लिखा गया है। आप अगर देखेंगे, यह स्थापत्य शैली की बात कर रही है। नवगोथिक शैली, क्या होता है नवगोथिक शैली? नवशास्त्रीय शैली क्या है? इंडो-सार्वजनिक शैली क्या है? तो ये सभी शैलियाँ जब तक आप नहीं जानेंगे, आप कैसे बताएँगे कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली में वो किस शैली का उदाहरण है? इसका तो पहले सही आंसर होगा इंडो-सारो सैनिक शैली। और इसी प्रश्न में जो है वह शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में वहाँ पूछा गया है कि इंडो-सारो सैनिक शैली क्या है? हम वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे नवगोथिक शैली क्या है, नवशास्त्रीय शैली क्या है और इंडो-सारो सैनिक शैली क्या है? हम लोग वहाँ पर आपको डिटेल से बतलाएँगे। अभी आप लोग जान लीजिए विक्टोरिया टर्मिनल वह है इंडो सारो सैनिक शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1332, 1336, 1342 या 1347 ईस्वी में? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? फिर से रिपीट आ गया, यही रिपीट क्वेश्चन है। तो कब लौटे हैं? 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में? तो हम लोग बताए भी हैं कि महात्मा गांधी जो हैं वह 1915 में आते हैं। कब 15? जनवरी 1915 में आते हैं ये, जनवरी 1915। और जिस दिन यह भारत आते हैं, उसी तिथि को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि वह तिथि कौन-सा जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है भारत में। फिर से क्वेश्चन देखिए, आपको हम लोग बोले कि बार-बार यहाँ पर जो है आने की संभावना रहती है यहाँ पे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए. लुम्बिनी, बी. कपिलवस्तु, सी. कुंडलवन, डी. सारनाथ। इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी का जन्म वह जो है वह तीसरा नंबर का ऑप्शन कुंडलवन में होता है। ठीक है? कुंडलवन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। फर्स्ट मुगल साम्राज्य से, सेकंड बहमनी साम्राज्य से, थर्ड विजयनगर साम्राज्य से और फोर्थ दिल्ली सल्तनत से। जो आयंगर व्यवस्था है वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। सातवां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए. फर्स्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड डॉक्टर एस एन सिन्हा, थर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंद हिंद देश का प्यारा झंडा या जनगणमन अधिनायक। तो भारत का राष्ट्रगान जनगणमन अधिनायक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईना ए अकबरी की रचना किसने की? आईना ए अकबरी की रचना किसने की? कभी कभी अगर आप लोग प्रश्न उत्तर देने के लिए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, भूल जाते हैं कि क्या होगा, पढ़े तो थे लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम आपके लिए थोड़ा सा बता रहे हैं कि अगर तुक्का लगाना है, तुक्का भी हम कैसे लगाएंगे। तुक्का अगर कभी भी अकबर आ गया, अकबर का नाम देखिए, और अगर अकबर के साथ में अबुल फजल हो, अकबर के साथ में अबू फजल हो, आपको आंसर का अता पता नहीं है या 50-50 में फँस रहे हैं, तो आँख बंद करके आप अबू फजल के साथ जाना पसंद करिएगा। तो आप 60% जो है वह आप सही रहिएगा। तो आईने अकबरी के जो रचना है वह है अबुल फजल। ये अबुल फजल है, वह अकबर का ही दरबारी रहते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे या नरहरि मेहता। तो जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं वह है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? अशोक के अभिलेखों में जो आपका यहाँ पर जो दिया गया है वह ऑप्शन है 3, 5, 4 या 3, 5, 4 या 7। ठीक है? तो कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? अशोक के अभिलेखों में 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। और कलिंग युद्ध के पश्चात, कलिंग विजय के पश्चात कलिंग को 5वां प्रांत बनाया जाता है। अशोक से पहले 4 प्रांत होते हैं। मौर्य जो साम्राज्य है वह 4 प्रांतों में बना हुआ था, और कलिंग विजय के पश्चात कलिंग को 5वां प्रांत बनाया गया और तोसाली को इसकी राजधानी बनाई गई। अशोक के समय में यह जो है वह 5वां प्रांत कलिंग बना और तोसाली इसकी राजधानी बनी है। ठीक है? तो इस प्रकार जो अशोक के अभिलेखों में 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है, 5 प्रांत है उल्लेख है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या कनाडा? तो जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन से लिया गया है, और कुछ और भी विदेशी स्रोत हैं, इसका हम लोग इस टेबल में वर्णन कर दिए हैं। ब्रिटेन से सिर्फ इतना ही नहीं लिया गया है, ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली लिया गया है, विधायिका की सर्वोच्चता है, कानून का शासन, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सभी जो है वह भारतीय संविधान में ब्रिटेन की जो है वह ब्रिटेन से ली गई है। अब नेक्स्ट है, हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स हम लोग लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन है, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा और संविधान की सर्वोच्चता। ये सभी जो स्रोत हैं हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हुए हैं। कनाडा से संघीय प्रणाली, केंद्र को अधिक शक्तियाँ, केंद्र को हम लोग जो है वह अधिक शक्तियाँ, यह जो हम लोग है वह कनाडा से लिए हुए हैं, और राज्यपाल की भूमिका, ये सभी हम लोग कनाडा से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है, जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ, अनुच्छेद 356 का जो प्रावधान है ये हम लोग जर्मनी से हम लोग लिए हुए हैं। सोवियत संघ से कोई फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य हम लोग लिए हुए हैं। आयरलैंड से आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये सभी लिए गए हैं। तो आप नेक्स्ट में अगर इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग तैयार रहेंगे? ऐसा नहीं, आप लोग एक बार बढ़िया तरीक़ा से आराम से देखेंगे, इन सभी से प्रश्न पूछा जाए, तो आपको आराम से उत्तर देना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि फूट डालो या फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डाल कर के विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु या अशोक? कौन-सा राजा किया? तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि विश्व में सबसे पहला जो है वह फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाला जो राजा है वह अजातशत्रु, और अंग्रेज यहीं से इन्होंने सीखा कि फूट डालकर हम लोग विजय स्थापित कर सकते हैं। होते क्या है, अजातशत्रु के एक मंत्री होते हैं वस्कार। वस्कार जो है वह लिच्छवियों के गण, वह लगभग 12 गण थे, इन लोग 12 गणों में, उन सभी गणों को आपस में फुट डलवा देते हैं, उनमें फुट डलवा देते हैं, और इसी में सबसे पहले वो 2 हथियार, वह है रथमूषल और महाशिलाकंटक। क्या है रथमूषल? तो अगर आप लोग सिनेमा देखे होंगे बाहुबली, बाहुबली में एक आया हुआ है रथ, वह क्या करता है कि जितना उसका तेज़ी से उसका पहिया जितना घूमते जाएगा, और जो उनके चपेट में आएँगे सभी को मसल दिए जाएँगे। ये था रथमूषल। और महाशिलाकंटक, महाशिला, बड़े-बड़े शिला, वह शत्रुओं पर फेंक देना। तो यह था महाशिलाकंटक। तो इन्हीं जो है महाशिलाकंटक और रथमूषल का प्रयोग कर अजातशत्रु ने फूट डालकर, और यहाँ पर वो जो है लिच्छवी पर विजय प्राप्त की थी। तो पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो सबसे पहला उदाहरण जो है, वह भारत में मिलता है, और इसको जो सबसे पहला प्रैक्टिस में लाते हैं, वह है हर्यक शासक अजातशत्रु। यही सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, बहुत अच्छी प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लॉर्ड डफरेन, एवो ह्यूम या महात्मा गांधी? कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एवो ह्यूम। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं, वह हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह जो हैं वह इसकी जो है पहली जो है वह अध्यक्ष हैं, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवो ह्यूम 1885, और इसके पहले जो अध्यक्ष हैं वह हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, ए और बी दोनों, मतलब पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वह मातृसत्तात्मक था। माँ, यहाँ महिला जो है वह मुख्य थी, पुरुष नहीं। तो भी ध्यान देंगे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह मातृसत्तात्मक था। अगला प्रश्न है, धम्म नीति की शुरुआत किसने की? धम्म नीति की शुरुआत किसने की?
चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या अशोक। धम का सीधा सीधा संबंध है अशोक से, सीधा है, अशोक देख करके ये करिए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1910, 1911, 1912 और 1913। तो हम लोग देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 1913 में प्रारंभ हुआ, जब ब्रिटेन के राजा और रानी जब भारत आए हुए थे। इसी समय जो है वह 1911 में राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता रहती है और कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी समय गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण का प्रस्ताव आता है और 1913 में निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि इसका गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब पूर्ण हुआ, कब यह जो है वह जनता के लिए समर्पित किया गया, पूर्ण रूप से खोल दिया गया। तो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट में है जीतल क्या था? अगला प्रश्न है जीतल क्या था? शास्त्र, सिक्का, वाद्य यंत्र या उपाधि? तो जीतल जो है वह सिक्का था, सल्तनत कालीन सिक्का है और यह जो है वह तांबे का सिक्का था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? सिंपल सा डेट है इसमें, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। इसमें कुछ घूमना कोई ऐसा ये नहीं है, डेट सीधा डेट आएगा और डेट को आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य या वेद व्यास? तो हम लोग देखते हैं महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास करते हैं और वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, रामायण के रचयिता वाल्मीकि। मनु, मनुस्मृति के रचनाकार मनु हैं और याज्ञवल्क्य, ठीक है, ये बृहदारण्यक हैं, बृहदारण्यक के जो रचयिता हैं वह याज्ञवल्क्य हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट है, आपको एक यहाँ प्रश्न पूछ लिया, आईना अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आईना ए अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5 या 7? कितने भागों में आईना ए अकबरी को विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 5 भागों में आईना ए अकबरी को विभाजित किया गया है और तीसरे भाग को, ठीक है, तीसरे भाग को जो है वह अकबरनामा। चलिए आगे हम लोग देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न है विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन सी थी? विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन है? चंपा देवी, पंपा देवी, महानवमी देवी या मामला देवी? विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी को कहा जाता है और तुंगभद्रा नदी को पंपा देवी के रूप में वहां पर पूजा की जाती है। इन्हीं की प्रमुखता के कारण विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी है। नेक्स्ट प्रश्न है दामिनी एक कोह को कहा जाता है, दामिनी एक कोह को कहा जाता है क्या? कोल क्षेत्र, पहाड़िया क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र या संथाल परगना क्षेत्र? तो हम लोग जानते हैं कि संथाल परगना के क्षेत्र के लोग जो हैं वह अपनी जमीन को दामिनी कोह कहते थे और जो विदेशी लोग हैं, यहाँ पर जो बाहरी लोग आए थे, उनको दीकू कहते थे। दामिनी एक कोह संथाल परगना क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया? फ्रांसवा बर्नियर, अल बरूनी, इब्न बतूता या अल मसूदी? तो हम लोग देखते हैं कि सती प्रथा का उल्लेख फ्रांसवा बर्नियर भी करते हैं और अल बरूनी भी करते हैं। ये आपके लिए यहाँ पर गिफ्ट है। अगर आप फ्रांसवा बर्नियर को भी जो उत्तर लिखे होंगे उनको भी वो पूरा मार्क्स मिलेगा और अल बरूनी का भी मार्क्स मिलेगा। ये दोनों आंसर सही है। अब दोनों में से कोई भी एक करें तो ये है इसका सही आंसर। अगर आगे 1 और 2 होता तो वो परफेक्ट आंसर होता, लेकिन चूंकि यहाँ 1 और 2 दिया हुआ है तो दोनों इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसी के साथ में हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है वह राष्ट्रवाद का जो है काफी तेजी से प्रभाव फैलता है और जो है वह यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो जाती है। भारत में बंगाल का विभाजन कब होता है? 1902, 1905, 1906 और 1907। कब होता है बंगाल का विभाजन? 1905 में होता है और इस समय जो है वह लॉर्ड कर्जन, वायसराय लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के समय ये उसी के दिमाग की उपज थी, लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज थी, वह है बंगाल विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता, सूरत,
मुंबई या मद्रास? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में हुई थी, मद्रास में हुई थी। 27 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद या मणिपुर? ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग 500 से ज्यादा देशी रियासत थे और लगभग सभी ने या तो पाकिस्तान में अपना विलय करना स्वीकार किया या भारत के साथ विलय करना स्वीकार किया। कुछ जो है यहाँ पर देशी रियासत, जैसे भारत में जो है वह हैदराबाद था, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये भारत में विलय नहीं करते हैं। हैदराबाद को सैन्य शक्ति के द्वारा विलय कराया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा कराया गया और जम्मू कश्मीर का सिर दर्द तो पता ही है कि यहाँ पर जो है वह राजा, इनके कारण आज भी हम लोग देख रहे हैं भारत पाकिस्तान काफ़ी इसमें खर्च करना पड़ा और यह जो है वह नासूर इंडिया के लिए बना हुआ है। ये था। अब आगे हम लोग देख ले रहे हैं। आपका जो प्रश्न है 28वां प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली या रेडक्लिफ? किसे भारत को अंतिम वायसराय माना जाता है? अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा जो है वह किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर? किसने दिया करो या मरो का नारा? तो वह जो है वह महात्मा गांधी देते हैं। और किस आंदोलन के दौरान देते हैं? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो की नारा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये था। अब अंतिम प्रश्न है, वह है काला कानून किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, कम्युनल अवार्ड, हंटर रिपोर्ट या रॉलेट एक्ट? तो जो काला कानून है किसे कहा जाता है? यह रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है और यह 1919 में आया था। ठीक है, इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। इस कानून के तहत किसी की भी सुरक्षा संदेह में थी, शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर बंद किया जा सकता था। आगे है प्रश्न, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? ठीक है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन है? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? कौन है? भारत आने वाले जो सबसे पहले यात्री हैं वह पुर्तगाली हैं। पुर्तगाली में हम लोग देखते हैं कौन है? पूड़ी अंडे फ्री। ठीक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सीरीज है। अगर कंपनी यहाँ पूछता, कंपनी में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, लेकिन अगर यहाँ पूछा डायरेक्ट कि यूरोपियन कौन है, सीधा होगा पूरी अंडा फ्री, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। लास्ट में अगर और भी है तो हिस भी कर दीजिएगा इसको, वो स्वीडन भी आ जाएगा, सबसे अंत में स्वीडन के लोग आते हैं। इस प्रकार यहाँ पर होगा पुर्तगाली। होता क्या है कि सबसे पहला जो है वह स्पेन का स्पेन का एक व्यक्ति रहता है, वह है क्रिस्टोफर कोलंबस। वह भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन ये पहुंच जाता है अमेरिका और हम लोग देखते हैं कि नया दुनिया अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस करता है। दूसरे प्रयास में वास्को डी गामा जो है वह भारत की खोज करता है। ठीक है, और ये कब करता है ये आपको कमेंट में हमें बताना है कि भारत का खोज वास्को डी गामा कब करता है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ठीक है, मुगल कालीन चित्रकला, तो जब भी अगर चित्रकला की बात आए, ठीक है, तो चित्रकला अकबर, शाहजहां, जहांगीर और हुमायूं। ठीक है, मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे पहुंचा? अगर चित्रकला है तो जहांगीर बड़ा चित्रकला का प्रेमी था। इनके समय में दो चित्रकार बड़े फेमस थे और एक है मंसूर। मंसूर प्रकृति और पशु का बहुत अच्छा पेंटर था और जहांगीर काफी अच्छा पेंटर का रुचि रखता था।
इसलिए इसके टाइम में जो चित्रकला है वह चरमोत्कर्ष पे थी। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म। सॉरी, यहाँ पर कुछ सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, इसको काट दो। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम। इन 3 पिटकों को त्रिपिटक कहा जाता है और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? कैप्टन हॉकिंस जो है वह जहांगीर के दरबार में आता है और इसी व्यापार में रियायत प्राप्त करने के लिए आता है। तो मुगल दरबार मुगल शासक जहांगीर से मिलता है। बाद में सर थॉमस रो भी जहांगीर के ही दरबार में आता है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1927, 1928, 1931 या 1935? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है? गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। गांधी इरविन समझौता के बाद ही जो है महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके चले लंदन, वहां पर बातों को मनवाने के लिए लंदन चले गए और आंदोलन को स्थगित कर दिए। फिर से जब वहां पर असफल हो गए तो आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 फेज में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? दिल्ली, लखनऊ, मेरठ या ग्वालियर? हम लोग देखते हैं कि 1857 का विद्रोह, इसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। सैनिक लोग चर्बी वाला कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। एक सेना है, काफी बड़ा तेज सेना था, वह है मंगल पांडे। मंगल पांडे विद्रोह कर देता है, बोले कि हम जो है चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार देता है। यहीं से जो है वह 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह मेरठ से सैनिकों द्वारा किया जाता है और मेरठ से शुरू करने के बाद इन लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जो है ऐसे इसका प्रचार यहाँ के वास्ते सब शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं, वह है नैनार संत पूजा करते थे। नैनार संत पूजा करते थे, किनका करते थे? शिव का पूजा करते थे नैनार संत। और अलवार संत जो है वह विष्णु उपासक होते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी किस राज्य में अवस्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो हम लोग देखते हैं दांडी जो है, दांडी यात्रा का संबंध वही गुजरात साबरमती आश्रम से दांडी तक है, ये गुजरात से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, सैनिकों से, बुद्धिजीवियों से या धीमियों से? जो जजिया है वह गैर मुसलमानों से, जो इस्लाम को नहीं मानते थे, उनसे लिए जाने वाला एक कर है। यह किनसे लिया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा धिम्मी या जिमियों से जो है वह जजिया कर लिया जाता था। और अंतिम प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, विजयसेन या हार्वेल? तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध हार्वेल से है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 2023 के प्रश्न पत्रों का हम लोग आज विश्लेषण किए हैं। इसका सब्जेक्टिव भी हम लोग आगे नेक्स्ट में हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।